जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस से संबंधित आप लोग को यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह आपको वीडियो 10 बजे अपलोड कर दिया जाता है, तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से ज़रूर देखिएगा। यह 10 बजे अपलोड कर दिया जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्न है। आप लोग को एग्ज़ाम में इससे लगभग 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा, तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में इससे बहुत मदद मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं कम समय लेते हुए। और अगर चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि उपसौर की स्थिति बनती है। उपसौर की स्थिति कब बनती है? यहाँ पे आपको ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा 4 जनवरी को। कहीं कहीं आप लोग को 3 जनवरी भी मिलेगा, ठीक है, 3 जनवरी मिलेगा। तो यहाँ जहाँ आपको देखिएगा कि 3 जनवरी या 4 जनवरी दोनों एक ही कभी आएगा, तो एक ही आएगा, या 4 आएगा या 3 आएगा। तो आपको राइट आंसर 3 रहेगा तो 3 लगा देना है, 4 रहेगा तो 4 लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 जनवरी सही आंसर हो जाएगा। यह तो उपसौर की हो गई। और अगर अपसौर पूछे तो अपसौर कब होगा? अपसौर, ठीक है, सौर अपसौर हो जाएगा। यह आपको 4 जुलाई को, 4 जुलाई को हो जाएगा, ठीक है। 4 जुलाई की घटना यह घटती है अपसौर। ऐसे भी आप याद से कर सकते हैं। उप माने क्या होता है? उप मुख्यमंत्री, एगो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। तो उप मुख्यमंत्री छोटा पद है, तो छोटा यानी कि 3 जनवरी या 4 जनवरी में जाना है, ठीक है। अप माने क्या होता है? अप ऊपर होता है, तो अपसौर 4 जुलाई को, ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह से इसको याद रखिएगा। उपसौर की घटना जो घटती है वह कब घटती है? तो पृथ्वी सूर्य के अत्यंत पास आ जाती है, ठीक है, अत्यंत पास आ जाती है। सूर्य जो है, पृथ्वी जो है सूर्य के अत्यंत पास आ जाती है। कितना? तो 147.5 मिलियन, ठीक है, मिलियन किलोमीटर, इतने पास आ जाती है। और तब इस समय उपसौर की घटना घटती है। और अपसौर के समय क्या होता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के अधिकतम दूर चला जाता है। तो वह कितना दूरी पर रहता है? तो 152.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होता है। तो उस समय घटता है अपसौर, ठीक है, अपसौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। और इसमें जो दिया गया है यहाँ पे 21 जून जो है, 21 जून, इस समय क्या होता है? तो इस समय क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जो है कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। कर्क रेखा पर लंबवत जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है, तो इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है, ठीक है, दिन सबसे बड़ा होगा और रात सबसे छोटा हो जाएगा। कहाँ? तो उत्तरी गोलार्ध में। याद रखिएगा, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य जो है लंबवत पड़ती है। उस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटा होता है, ठीक है। और यहाँ 21 मार्च जो है, 21 मार्च को क्या होता है? तो इस दिन होता है, एक 21 मार्च हो गया और एक हो जाएगा आपको 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर। यह जो 2 आपको डेट दिख रहा है, इस समय दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। इस दिन और रात बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। और एक आपको 22 दिसंबर हो जाएगा, ठीक है। 22 दिसंबर को क्या होता है? तो इस समय जो है सूर्य की किरण मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है, ठीक है, दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटा होता है। यह भी बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, मार्शल हो जाएगा, ठीक है, मार्शल हो जाएगा। ब्रिटिश अर्थशास्त्री प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार मनुष्य भौतिक कल्याण पाने के लिए धन कमाता है। मनुष्य जो है भौतिक कल्याण पाने के लिए धन कमाता है। इसका मूल जो है उद्देश्य क्या है? कि मानव को कल्याण में वृद्धि करना है, ठीक है, मानव कल्याण में वृद्धि करना मूल उद्देश्य रह गया है। तो आगे यहाँ पर देखते हैं पिगू क्या कहते हैं। यह कहते हैं, इस बात पर बल दिए हैं कि अर्थशास्त्र में आर्थिक हित का अध्ययन किया जाता है। पिगू कहते हैं कि अर्थशास्त्र में आर्थिक हित का अध्ययन किया जाता है। एडम स्मिथ के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे कि उपभोक्ता का प्रत्यक्ष संबंध उत्पादन से है, यह बात कहे हैं और इसका सिद्धांत का प्रतिपादन भी किए हैं। रॉबिन्स के अनुसार है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ रहता है। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ रहता है, यह रॉबिन्स के द्वारा कहा गया बात था।
इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की शेरजोवा में हत्या हो गई थी, ठीक है। यह फर्डिनेंड की शेरजोवा में हत्या हुई थी। यह कहाँ का था? तो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था, ठीक है। और यही कारण हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। यह शुरुआत कब हुआ था? तो 28 जुलाई, ठीक है, 28 जुलाई 1914, ठीक है, 28 जुलाई 1914 को यह युद्ध प्रारंभ हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध। और इस समय ऑस्ट्रिया द्वारा हंगरी के साथ मिलकर सर्बिया पर आक्रमण कर दिया गया था, ठीक है। ऑस्ट्रिया के द्वारा हंगरी के साथ मिल करके सर्बिया पर आक्रमण कर दिया गया था और इसी समय युद्ध 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और इसके बारे में समझ लीजिए कि इसकी समाप्ति कब हुआ था? तो 11 नवंबर, ठीक है, 11 नवंबर 1918 में इसकी समाप्ति हो गई थी। 11 नवंबर 18 को 1918 में इसकी समाप्ति हो गई थी। और इसमें समझ लीजिए कि 37 देश भाग लिए थे। कितने? 37 देश भाग लिए थे। इसमें 2 गुट बटे हुए थे। 2 गुट कौन कौन थे? यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि 2 गुट, एक थे मित्र, ठीक है, मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र पूछा जाता है। मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे और धुरी राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे, ठीक है। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे? मित्र राष्ट्र में हो जाएंगे आपको इंग्लैंड था, ये हम शॉर्ट में लिख देते हैं, इंग्लैंड था, जापान, उसके बाद रूस था, फिर आपको अमेरिका था, ठीक है, अमेरिका था और फ्रांस, ठीक है। कौन कौन? इंग्लैंड, जापान, रूस, अमेरिका और फ्रांस, ये सभी मित्र राष्ट्र में शामिल थे। यह बात को याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर धुरी राष्ट्र में पूछा जाए कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे, तो धुरी राष्ट्र में हो जाएगा आपको ऑस्ट्रिया था, उसके बाद हंगरी था, हंगरी हो गया, फिर उसके बाद तुर्की था और बुल्गारिया, ये भी याद रखिएगा। ये दोनों जो बता रहे हैं आपको, इसमें जो भी देश आपको बताया जा रहा है यह सभी देश को पूछा जाता है। इसमें दे देगा कि मित्र राष्ट्र में कौन शामिल नहीं थे और एक धुरी राष्ट्र में से दे दिया जाएगा, बाकी तीनों मित्र राष्ट्र का रहेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? इसमें देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, बालाथल हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? और यह 1921 में खोजा गया था, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है, दयाराम साहनी, ठीक है। याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। और एक बात और देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी सीमा से संबंधित पूछा जाता है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता से उत्तर में कौन है? तो उत्तर में हो जाएगा आपको मांडा, ठीक है। यह क्वेश्चन याद रखिएगा, उत्तर में मांडा हो जाएगा जो कि जम्मू कश्मीर चिनाब नदी किनारे है, ठीक है, चिनाब नदी किनारे, ठीक है, चिनाब नदी किनारे हो जाएगा। फिर आपको इधर देख लेना है पश्चिम की ओर कौन था? तो सुतका गेंडोर था, ठीक है, सुतका गेंडोर था। और यह जो था यह दाशक नदी किनारे था, ठीक है, दाशक नदी के किनारे था। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको अगर पूरब की बात किया जाए तो पूरब में कौन था? तो पूरब में हो जाएगा आपको आलमगीरपुर हो जाएगा, ठीक है। और यह आपको यूपी में था, और यह किस नदी किनारे था? तो यह हिंडन नदी के किनारे था, याद रखना है इसको भी। और इधर दक्षिण में देख लेना है, तो दक्षिण में दैमाबाद, यह क्वेश्चन पूछा गया है बिहार में
पुलिस में कि बिहार दैमाबाद वाली कि दैमाबाद कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र में। और यह परवरा नदी के किनारे यह है दैमाबाद। तो इसको भी आप लोग अच्छे से एक बार याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन सी राज्य स्थित है, तो ये सभी आप लोग जानते होंगे कि इसका सही आंसर ऑप्शन 3 होगा, बिहार हो जाएगा, ठीक है, बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा पर कितने भारत की राज्य स्थित है, ठीक है, तो 8 राज्य है, ठीक है, 8 राज्य है। मित्र पर गमछा झार से याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन हो जाएगा राज्य, तो गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको छत्तीसगढ़, झारखंड हो जाएगा। फिर आपको वेस्ट हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। फिर आपको त्रिपुरा हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। यह आपको 8 राज्य जो है यह कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है, कर्क रेखा पर। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही है, ठीक है, माही नदी है जो 2 बार काटती है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखना है। और कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरते हैं, तो कर्क रेखा जो 17 देश से होकर गुजरते हैं, 17 देश से याद रख लेना शॉर्ट में, जैसे भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, ओमान, मैक्सिको, लीबिया, यह सब जो है देश से गुजरती है। मुख्य देश आपको बता दिए, भारत, ओमान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, लीबिया, मैक्सिको से होकर के गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा 13 देश से होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा 13 देश से होकर के गुजरती है, ठीक है। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है कांगो, ठीक है, कांगो नदी 2 बार काटती है। मकर रेखा कितने देश से होकर गुजरती है, मकर रेखा जो है 10 देशों से होकर के गुजरती है। 10 देश जैसे कि चिली हो गया, चिली, नामीबिया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, यह सब से होकर के गुजरती है मकर रेखा। और 10 देश से होकर गुजरती है लगभग, ठीक है, 10 देश। और इसको कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो इसको लिम्पोपो नदी, ठीक है, लिम्पोपो नदी जो है इसको 2 बार काटती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भारत में धनाढ्य विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी 17 लक्ष्य निर्धारित था। और इसमें जैसे 2-4 मुख्य बता दे रहे हैं कि गरीबी का अंत, भुखमरी समाप्ति, स्वच्छ जीवन एवं आरोग्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, असमानता में कमी, टिकाऊ शहर एवं समुदाय, ये सभी जो है 17 लक्ष्य ऐसे करके था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 राइट हो जाएगा, ठीक है, 11 है। 11वां कौन बना है, पहले 10 था, ठीक है, पहले 10 था लेकिन बाद में 11 बना है जो कि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा बना है, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा बना है। इसमें क्या किया गया है कि इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और यह जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में यह बना था, ठीक है, 2002 में संशोधित हुआ था। और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। और यह जो है मूल कर्तव्य किसके सिफारिश पर, तो यह सरदार स्वर्ण सिंह सिफारिश पर बना था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर बना था, ठीक है। उस समय 10 वो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया है। और यह जो मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है, ठीक है, याद रखना है कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जनक है, हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे, तो इसमें सही आंसर आपको ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाएंगे, यह सही आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। इसमें और समझ लेना है, यहाँ पे हो जाएगा कि यह कहाँ का था, तो यह आपको अमेरिका के थे, ठीक है, अमेरिका के थे, ठीक है, और कृषि वैज्ञानिक थे। यहाँ पे आपको
एस स्वामीनाथन जो थे यह भारत के थे, ठीक है, यह भारतीय थे और यह भी हरित क्रांति से संबंधित हैं, लेकिन यह भारतीय थे, ठीक है, एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति कब आया था? तो हरित क्रांति आया था 1960 के दशक में आया था, ठीक है, 1960 के दशक में आया था, लेकिन यह 1966 से लेकर के 67 के बीच में यह जो है हरित क्रांति आया था, ठीक है, लेकिन 60 के दशक में आया था, 1960 के दशक में। लेकिन यहाँ पे वर्ष की बात किया जाए तो 1966-67 में हरित क्रांति आई थी और सबसे ज़्यादा यह आपको गेहूं पर और चावल पर आई थी, ठीक है, गेहूं और चावल में सबसे ज़्यादा उपज हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजने वाला राज्य है। लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व कौन भेजता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा 4, ठीक है, कि बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। बिहार से कितने भेजते हैं? तो बिहार से हो जाएगा आपको 40, ठीक है, बिहार से 40। आंध्र प्रदेश से कितना हो जाएगा? आंध्र प्रदेश से 25 हो जाएगा। और राजस्थान से कितना हो जाएगा? राजस्थान से यहाँ पे आपको सही 25 हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान से भी 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो दिया गया है ऑप्शन 4, यहाँ यह सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं और इसके बारे में समझ लीजिए कि इसके अगर पूछा जाए कि लोकसभा कितने अनुच्छेद में है, तो लोकसभा आपको 81 अनुच्छेद में हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा का वर्णन 81 अनुच्छेद में किया गया है। अगर कुल संख्या, अगर सदस्यों की बात किया जाए कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितने हैं, तो अधिकतम अगर पूछ दे तो 550 हो जाएगा, ठीक है, अधिकतम 550 हो जाएगा, ठीक है, यह सही है। और यहाँ पे अगर देखा जाए कि राज्यों से कितने आते हैं, तो राज्यों से 530 आते हैं और 20 जो है 20 यह आपको आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से, ठीक है, 20 जो आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से, यही मिला करके आपको 550 हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद है में किस भाग लिया था, यानी किसने भाग लिया था होगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, किसने भाग लिया था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है, कि शिकागो में जो 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन जो हो रहा था, संसद हो रहा था, उसमें भाग लिया था कौन? तो स्वामी विवेकानंद जी भाग लिए थे, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। इनका जन्म 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी 1863 में हुआ था, ठीक है, और यही 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और यह रामकृष्ण, जो यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे विवेकानंद जी। और इन्हीं के समृद्धि में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे स्वामी विवेकानंद अपने गुरु की समृद्धि में, ठीक है, याद रखना है इस बात को भी। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, क्या ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक भी लिखे थे। पूछा जाता है कि ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग पुस्तक किसने लिखे थे, तो यह विवेकानंद के द्वारा ही लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको यहाँ पे 2 राइट हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और यह बात किसने कहा था? भारत का नेपोलियन जो कहा गया था, यह बात किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कहे थे विसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया था, ठीक है, विसेंट स्मिथ जो थे यह बात कहे थे भारत का नेपोलियन कहे थे, ठीक है। चलिए आगे कि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति था, जो इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। और यह स्तंभ लेख का संबंध समुद्रगुप्त से ही था, ठीक है। और धरणी बांध, ठीक है, धरणी बंध के नाम से कौन जाने जाते हैं?
तो धरणी बंध के नाम से भी जाने जाते हैं, यह समुद्रगुप्त ही, ठीक है। धरणी बंध के नाम से समुद्रगुप्त को ही जाना जाता है, क्योंकि इसका अर्थ हो गया कि संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने वाला बताया गया है, ठीक है। समुद्रगुप्त ने सिक्का पर बीना बजाते हुए भी दिखाया गया है, और इससे यह पता चलता है कि यह कला प्रेमी होने का संकेत मिलता है, और इसी कारण इसे कवि राज की भी उपाधि दिया गया था। समुद्रगुप्त को कवि राज की उपाधि समुद्रगुप्त को दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पे समझ लीजिए सब, यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त प्रथम, इनको महाराजाधिराज कहा गया है, ठीक है। महाराजाधिराज, ठीक है। महाराजाधिराज समुद्रगुप्त प्रथम को कहा गया है। समुद्रगुप्त प्रथम ने राज्याभिषेक के समय में 319 में, ठीक है, 319 ईस्वी से एक नया संवत चलाया था, जिसे गुप्त संवत कहा गया था, ठीक है। गुप्त संवत कहा जाता है। और गुप्त संवत और शक संवत, देखिए गुप्त संवत ये हो गया आपको, गुप्त संवत 319 और शक संवत 78 ईस्वी था, ठीक है। यह शक संवत था। और यह दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो कितना का अंतर है, तो 241 वर्षों का अंतर है, ठीक है। 241 वर्षों का अंतर है। क्वेश्चन पूछा जाता है चीज़ कि शक संवत और गुप्त संवत में कितने का अंतर है, तो 241 वर्षों का अंतर है। और यहाँ पे आगे समझ लीजिए कि चीन का एक यात्री था फाहियान, ठीक है। फाहियान यह 399 में, ठीक है, 399 में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था कौन, तो यह आया था फाहियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। यहाँ पे चुनाव सुधार से संबंधित समिति कौन नहीं है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा, वाई के अलग समिति, ठीक है। वाई के अलग समिति यह जो है चुनाव से संबंधित नहीं है। यह संबंधित किससे है, तो यह गरीबी, ठीक है, गरीबी के आकलन से है, ठीक है। गरीबी आकलन से संबंधित है, आपको वाई के अलग समिति हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख रहे हैं दिनेश गोस्वामी समिति जो है यह आपको हो जाएगा चुनाव सुधार से संबंधित है, और इसके गठन जो है 1990 में हुआ था, ठीक है, 1990 में। तारकुंडे समिति यह भी आपको चुनाव से संबंधित है, चुनाव सुधार से संबंधित है, और यह जो है 1974 ईस्वी में इस समिति की नियुक्ति की गई थी, ठीक है, 1974 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापित किस वर्ष में हुई, तो यह सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1868 AD हो जाएगा, ठीक है। 1868 AD इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्थान आवंटन से संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा, चौथी अनुसूची हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची। इसमें हो जाएगा कि विभिन्न राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। पहला अनुसूची में क्या है, तो इसमें क्या है कि इसमें भारतीय संघ के राज्य जो 28 है, राज्य 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8 है का उल्लेख किया गया है पहला अनुसूची में। दूसरा अनुसूची में क्या है, तो दूसरा अनुसूची में हो जाएगा जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे हो गए उनको वेतन भत्ते आदि पेंशन का भी उल्लेख किया गया है, यह आपको किया गया है उल्लेख 2 में, ठीक है। और तीसरी अनुसूची में क्या है, तो तीसरी अनुसूची में हो जाएगा कि विभिन्न पदाधिकारियों को संवैधानिक पद के लिए शपथ दिया गया है, ठीक है। शपथ ग्रहण की बात किया गया है विभिन्न पदाधिकारी को, तो यह किया गया है 3 में, ठीक है, अनुसूची 3 में। 4 में आप लोग देख लिए कि यहाँ पे अनुसूची राज्यों क्षेत्र में राज्य और संघ क्षेत्र के स्थान का आवंटन किया गया, स्थान का आवंटन। एक पूछा जाता है छठी अनुसूची में, तो छठी अनुसूची में क्या है, छठी में हो जाएगा इसमें कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम,
मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में कहा गया है, तो यह 6ठी अनुसूची में। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को याद रखना है। 7वीं अनुसूची में क्या है, तो 7वीं अनुसूची में आप लोग जानते होंगे कि इसमें 3 सूचियाँ हैं, ठीक है, 3 सूची है, ठीक है, 3 सूचियाँ हैं। कौन कौन है, तो एक संघ सूची है, राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है, इसको याद रखिएगा। 8 में क्या है, 8 में आपको भाषा है, ठीक है, भाषा है, ठीक है, भाषा का उल्लेख किया गया है। और कितने भाषा का उल्लेख किया गया है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन आपको यहाँ पे 4 से हो जाएगा कि 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को यह अस्तित्व में आ गया था, ठीक। और जब इसकी स्थापना हो रही थी तो उस समय 51 देश शामिल थे, ठीक है, 51 देश इसके सदस्य देश शामिल थे। और इसके बारे में और जान लीजिए, इसमें होता है कितने अंग हैं, तो इसमें 6 अंग हो जाएंगे, ठीक है, 6 अंग इसमें है। कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसमें महासभा हो जाएंगे, ठीक है, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ठीक है। इसमें 6 अंग है, पूछे जाते हैं कितने अंग हैं, तो 6 इसका अंग हो जाएंगे, ठीक है। और विश्व की लघु संसद भी किसको कहा जाता है, अगर क्वेश्चन पूछे कि विश्व का लघु संसद किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है आपको संयुक्त राष्ट्र संघ को ही कहा जाता है विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। देखिए सुरक्षा परिषद इसमें एक होता है, ठीक है, सुरक्षा परिषद, ठीक है, सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है, तो इसको दुनिया का पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है, दुनिया को पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है सुरक्षा परिषद को, ठीक है। इसमें 15 इसमें सदस्य होते हैं, ठीक है, 15 सदस्य होते हैं। और 15 सदस्य में 5 जो हो गए, यह 5 अस्थाई होते हैं, ठीक है, 5 अस्थाई सदस्य होते हैं और 10 अस्थाई होते हैं। समझ गए बात को, 5 जो है 5 अस्थाई होते हैं, ठीक है, अस्थाई होते हैं। और इसमें 10 जो होते हैं अस्थाई होते हैं, ठीक है, अस्थाई होते हैं। और 5 अस्थाई में कौन कौन से देश शामिल हो जाएंगे, तो 5 अस्थाई में हो जाएगा यूएस से हो जाएगा, फिर रूस हो जाएगा, ठीक है, रूस, उसके बाद ब्रिटेन हो जाएगा, उसके बाद फ्रांस और चीन। यह 5 जो देश है यह अस्थाई देश है, ठीक है, अस्थाई देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, जहांगीर के दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। यह जो है 1615 में, ठीक है, 1615 में सर टॉमस रो ने इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा गया यह राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था तथा सूरत में अंग्रेज़ों का व्यापार करने के लिए फरमान प्राप्त करने में सफल भी रहा था, ठीक है। अंग्रेज के जो फरमान था वह प्राप्त हो गया था यह जहांगीर के द्वारा। कैप्टन हॉकिंस भी आया था, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जो आया था यह भी आया था जहांगीर के दरबार में ही आया था, लेकिन यह 1608 ईस्वी में भारत आया था। जो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत ये भी था, राजदूत था। भारत के मुगल दरबार जो है बादशाह अकबर के समय में यह वहाँ से चला था, ठीक है, वह चला था जो अकबर के नाम से लेकर लेटर चला था, लेकिन उस समय अकबर की मृत्यु हो गई थी तो वह जहांगीर के शासनकाल में पहुँचा था, ठीक है, हॉकिंस। और इसीलिए और एक बात और जान लीजिए कि यह दिल्ली में मिला था, ठीक है, दिल्ली के आगरा के दरबार में मिला था और उस समय फारसी में बात किया था जहांगीर से। और इसी में खुश होकर जहांगीर ने उससे हॉकिंस को जेम्स हॉकिंस कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दिया था। इंग्लिश खां की उपाधि किसने दिया था, तो जहांगीर ने दिया था कैप्टन हॉकिंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको यहाँ पे 4 से हो जाएगा, वेदांग हो जाएगा, ठीक है। वेदांग जो है यह हिंदू धर्म ग्रंथ है और यह कितने हैं, देखिए इसकी संख्या 6 है, ठीक है, 6 हो जाएगा। कौन कौन है, तो शिक्षा हो जाएगा, कल्प हो जाएगा, ठीक है, कल्प हो जाएगा। और फिर इसका व्याकरण हो जाएगा, ज्योतिष हो जाएगा और छंद हो जाएगा और निरुक्त हो जाएगा, ठीक है, निरुक्त। यह जो 6 है जो यह वेदांग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित देश में से
किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है? भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा किस देश के साथ है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कितना सीमा बनाता है भारत? तो यह हो जाएगा 4096.7 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर। और यहाँ बांग्लादेश से भारत की सीमा कौन कौन से राज्य से लगते हैं? तो देखिए, वेस्ट बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, ठीक है, मेघालय, मिजोरम और असम, ठीक है। यह आपको 5 राज्य है जो कि बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। चीन कितना बनाता है? तो चीन बनाता है 3488 बनाता है, 3488। पाकिस्तान कितना बनाता है? तो यह 3323। बांग्लादेश को जान ही गए आप लोग कि 4096.7 बनाता है। और सबसे छोटा जो बनाता है, सबसे कम 106 किलोमीटर, यह अफ़गानिस्तान है, ठीक है। अफ़गानिस्तान का सीमा बनाता है 106 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। वेल्ड जो है या ऑस्ट्रेलिया, यह सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है, यह गलत है। बाकी आपको प्रेरी उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, पंपास दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, स्टेपीज आपको यूरोप हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ जो वेल्स जो है यह सही नहीं है। तो वेल्स जो हो जाएगा यह कहाँ है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा, ठीक है, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका इसका सही आंसर हो जाएगा वेल्स का, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कौन है? ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, ठीक है, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले यह घास की मैदान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? ठीक है, किस संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको 1 इसका सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, यूएस से, ठीक है, यानी अमेरिका से लिया गया है संविधान में प्रस्तावना, ठीक है, अमेरिका से। लेकिन अगर इसकी भाषा की बात किया जाए तो भाषा कहाँ से लिया गया है? भाषा तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से, याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि बिहार विधानसभा के सत्र के बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? तो गणपूर्ति क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन आपको ये होगा कि कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग हो जाएगा, ठीक है, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय दिल्ली से भारतीय नायक कौन था? दिल्ली से भारतीय नायक यानी दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, बहादुर शाह जफर हो जाएगा, ठीक है, बहादुर शाह जफर इसका सही आंसर हो जाएगा। और नाना साहब कहाँ से किए थे? तो यह कानपुर से, ठीक है, कानपुर से किए थे। हाँ, बेगम हजरत महल कहाँ से? तो यह लखनऊ से किए थे, ठीक है। और कुंवर सिंह तो बिहार, ठीक है, बिहार से यह नेतृत्व किए थे।